बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के आर्थिक एजेंडा का खाका आज पेश किया। मोदी का जोर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एजुकेशन और इंस्टीट्यूट के प्रति भरोसा बढ़ाने पर था। अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दे, निवेश, रिसर्च, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर मोदी ने चर्चा की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी के इकोनॉमिक विजन में कितना वजन था और साथ ही इंडस्ट्री, बाजार और इन्वेस्टर्स जिन मुद्दे पर उनसे सफाई चाहते थे, क्या वो उन्हें मिली? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता सलमान सोज, बीजेपी नेता संबित पात्रा, बीसीजी के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा, आईडीएफसी के एमडी विक्रम लिमये, फिक्की के पूर्व चेयरमैन आरवी कनोरिया साहब, एसबीआई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर दिवाकर गुप्ता साहब, केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी और साथ ही सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया, जो भी इस पूरी बैठक में, इस कन्वेंशन में मौजूद हैं। सबसे पहले संजय जी, आपसे एक मूड और माहौल पर चेक लेना चाहता हूं। 36 देशों के प्रतिनिधि आए, काफी बड़ी गैदरिंग, सब तरह के लोग। अल्टीमेटली इस पूरे स्पीच के दौरान, स्पीच के बाद लोगों का मूड कैसा लगा और क्या रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं? जी, जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल हाई पावर्ड गैदरिंग थी। देश के जितने भी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, एनजीओज हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और विदेशी संस्थानों के प्रतिनिधि, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर, ये सब लोग यहाँ मौजूद थे। और जो पहला रिएक्शन अभी हम जैसे ही बाहर आए हैं वो आया है कि सब लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं इस स्पीच को सुन करके। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी के पास शायद एक बड़ा विजन है और एक कॉन्फिडेंस है, और उसको वो सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश कितना पोटेंशियल रखता है और कितनी तरक्की कर सकता है। तो जितने मुद्दे हो सकते हैं सबने कवर किए हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मूल अगर आप कहिएगा कि इसका हेडलाइन क्या बनाएंगे हम, तो मैं बनाऊंगा कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए, सरकार चलाने वाले को, देश चलाने वाले को डिसीजन का दम होना चाहिए, वो मुझ में है। उन्होंने ये कहा है कि जितना जरूरी है सोशलिस्टिक होना, वो मैं हूं। यानी उन्होंने गरीबी, महिलाओं, शिक्षा, हेल्थ और कमजोर तबकों को बढ़ाने के लिए जो काम करना चाहिए उस पर भी फोकस किया। और एक जो कैपिटलिस्ट भाषा होनी चाहिए, फ्री मार्केटर की भाषा होनी चाहिए, वो बात भी उन्होंने कही। लेकिन तीसरा पॉलिटिकल काम किया, पहले से कहते रहे हैं लेकिन इस आवाज को उन्होंने बढ़ाया है। वो ये है कि देश को पीएम और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर न चलाए, इस देश को पीएम और सीएम मिलकर चलाएं। यानी वो एक नए प्रकार के पावर स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो इनका इशारा पॉलिटिकल एलाइज, जो आगे चल के उनके एलाइज बनने चाहिए, जो रीजनल पार्टीज के नेता हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर चलाऊंगा जिसमें पीएम और सीएम मिल करके देश के बारे में फैसला करेंगे। बिल्कुल। तो राजनीति के साथ साथ उन्होंने पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ और उस एजेंडा पर पूरा बैलेंस बनाकर आज यहाँ पर पूरा अपना बात करने की कोशिश की। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले कनोरिया साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ। जो इंडस्ट्री लीडर होने के नाते ये बताइए कि जो कुछ आप बीजेपी के आर्थिक एजेंडा में सुनना चाहते थे, क्या आज मोदी जी के भाषण में वो आपको मिला? देखिए, मोदी जी के भाषण में एक बात तो ज़रूर सिद्ध हुई कि वो एक लीडर ऐसे हैं जो कि लीड करने के लिए तैयार हैं और देश को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि उन्होंने सोशल एजेंडा की भी बात करी, लेकिन उसके संग संग यदि बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में बहुत हो रहे हैं और इंडिया को यदि तरक्की करनी है तो उन्हें टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। और वो एक इस तरह के लीडर हैं जो कि सारी चीज़ों को एक संक्षेप में एक अपना विज़न आउटलाइन किया, जिसमें गवर्नेंस की बातें की उन्होंने, टेक्नोलॉजी की बातें की, किस तरह स्टेट्स और सेंटर को संग में रख के और किस तरह एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे उसकी बात करी, इनइक्वालिटी की बात करी। और संग में उनके सारे स्पीच में ये क्लियर था कि इंडिया यदि तरक्की करना चाहती है तो ग्रोथ एब्सोल्युटली नेसेसरी है। और एम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज का जो 1/3 भाग होना चाहिए इकोनॉमी के जीडीपी में, ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो एक ये विजन है देश के लिए और उनकी जो एक ये लीडरशिप की क्षमता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक लीडर इंस्पायर करे कॉन्फिडेंस
और बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि जिस तरह के मोदी जी लीडर हैं वो एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं कि देश को एक इकोनॉमिक एजेंडा, सोशल एजेंडा और एक लीडरशिप का एजेंडा वो देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी IDFC के विक्रम लिमये साहब भी हमारे साथ हैं। लिमये साहब, इस वक्त सबसे बुरे हाल में अगर कोई सेक्टर है तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ऐसे में मोदी जी ने जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अपनी राय रखी, क्या आपको लगता है ये एजेंडा जो विजन उन्होंने आज पेश किया, उसके चलते हुए आपके सेक्टर के हालात सुधर सकते हैं? क्या फिर से मुश्किल में पड़ा हुआ ये सेक्टर ट्रैक पर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये लीडरशिप की बात है। और जो मोदी जी ने कहा है उसमें ये पता चलता है कि एक कैन डू एटीट्यूड है उनमें, कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इनसरमाउंटेबल नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो लोगों में चाहिए, वो कॉन्फिडेंस वो दे सकते हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये माहौल में कि पीपल हैव टू गेट बैक कॉन्फिडेंस, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान सोज साहब भी हैं। सोज साहब, अब तक हमने 3 एक्सपर्ट्स की राय ली मोदी जी के भाषण के बाद, और तीनों ही भाषण से खुश नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि मोदी जी कुछ करके दिखा सकते हैं, ऐसा विजन इस भाषण में दिख रहा है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के लीडर होने के नाते? देखिए, विजन तो हम सारे देख सकते हैं, हम ख्वाब भी बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या ग्राउंड पे, वो हमें देखना है। और इस वक्त जो मोदी साहब ने, मैंने भी उनकी स्पीच सुनी, बातें करने में तो मोदी साहब माहिर हैं, लेकिन असली देखना है काम करने में माहिर हैं कि नहीं। और जो उन्होंने गुजरात का दिखाया है कि भाई मैंने इतना सारा काम किया है, मैं उसके बारे में कुछ लोगों को बताऊं, ताकि उन्होंने जो ड्रामाबाजी उस गुजरात मॉडल की बताई है, मैं उसका जरा सच्चाई लोगों के सामने लाऊं। तो अगर आप मुझे 1 मिनट दें, क्योंकि मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी देखिए, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि जब 1980 और 1990 के जो डेकेड्स हैं, गुजरात की ग्रोथ रेट 13% थी। मोदी साहब के टाइम में 10% है। अच्छी है, लेकिन मोदी साहब गुजरातियों के कंधों पे खड़े हुए हैं। गुजरात मोदी साहब के कंधों पे खड़ा नहीं हुआ है। जिस तरह से मोदी साहब कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये सारा मेरा है, मैं, वो भूल जाते हैं कि गुजरात में तरक्की बहुत देर से चल रही थी। वो अभी कहते हैं कि भाई देखो 24 घंटे बिजली है, नहीं है 24 घंटे बिजली। आप गांव में जाइए और जो किसान लोग हैं उनसे पूछिए आपके पास 8 घंटे बिजली है कि नहीं। 24 घंटे की जो बिजली वो कहते हैं, और वो कहते हैं हमने बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मोदी साहब से पूछिए कि जब आप आए थे तब सिर्फ 170 गांव थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। वो हो गया 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बराबर, 170 गांव। वो कहते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि भाई हम दूध बेचते हैं हर जगह, गुजरात के लोग। ठीक है, अमूल कोऑपरेटिव जिसकी वो बात असली करते हैं, जिससे बहुत जगह दूध डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई होते, वो तब खड़ा हुआ था जब मोदी साहब पैदा भी नहीं हुए थे। मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। क्या क्या बताऊं आपको? आपको तो पता है ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको पता है इनकी रैंक क्या है, 12वें नंबर पे। आप इनसे पूछिए, जो भी खुश हो रहे हैं इस वक्त, आप इनसे ये पूछिए कि आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट है, जो लेटेस्ट प्लानिंग कमीशन के पास डेटा है गुजरात का, इज इट 22nd और नॉट? 22nd ग्रोथ रेट। मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बहुत बात करते हैं, सलमान सोज साहब 1 मिनट, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। हम यहाँ पर गुजरात के ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट होने के नाते जो आर्थिक एजेंडा की बात उन्होंने कही, और खास बात ये देखिए, उन्होंने बार बार महात्मा गांधी का नाम लेकर कहा है, जो कि जनरली कांग्रेस को करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक डेवलपमेंट को पूरे मास मूवमेंट की तरह से देखना चाहिए। उस पर इस स्पेसिफिक जो मोदी जी ने महात्मा गांधी का नाम लेते हुए जो ये बात कही, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मोदी साहब और बाकी जो संघ परिवार के लोग हैं, उनका एक चीज है, क्योंकि वो तो अपने लीडरों की ज्यादा बात नहीं कर सकते, सावरकर, गोलवालकर वगैरह वगैरह। वो चाहते हैं कि किसी तरह से पटेल साहब हो, गांधी जी हो,
असली तो इनकी मोहब्बत गोडसे साहब से है, लेकिन गांधी जी का आप नाम लेते हैं। सबसे बड़ी स्कीम जो वेलफेयर की स्कीम पूरी दुनिया में है वो गांधी जी के नाम से है, नरेगा। हम गांधी जी के असली भक्त हैं, ये लोग किसी और के भक्त हैं। अब ये इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी गोलमोल बात करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए गुजरात की बात की थी। देखिए मैं बताता हूं क्यों मैंने की थी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि भाई हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए, स्किल बिल्डिंग इतनी होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बात करने में तो हर कोई कर सकता है, लेकिन रिकॉर्ड भी तो देखना है ना कि अभी तक हुआ क्या है। तो और गुजरात का रिकॉर्ड जी, तो देखना ये होगा कि क्या वो ग्राउंड पर काम कर पाते हैं या नहीं। मैं उस रिकॉर्ड को आई कैन टेक इट डाउन, एनीबडी कैन टेक इट डाउन। ओके, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बात करना आसान है, लेकिन क्या वो वाकई में काम कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच की बात बिल्कुल यहाँ पर सलमान सूद साहब आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात राय लेना एक जरूरी है। सलमान जी को उत्तर देना चाहूंगा। पात्रा साहब मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले जन्मेजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीसीजी के एशिया पैसिफिक हेड। और जन्मेजय सिन्हा साहब, पूरे दुनिया भर के निवेशक इस फोरम पर नजर लगाए हुए थे, इस स्पीच पर नजर लगाए हुए थे कि अगर इस इलेक्शन के बाद बीजेपी पावर में आती तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए किस तरह से क्या कुछ काम करेगी। क्या आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऐसे कॉरपोरेट्स जिन्हें आप कंसल्टेंसी देते हैं, जिन्हें बताते हैं कि हिंदुस्तान में पैसा क्यों लगाना चाहिए, वो मोदी जी के स्पीच के बाद सेटिस्फाइड होंगे? देखिए, ये मोदी जी की स्पीच काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। बहुत से मुद्दे उनने सामने लाए, फेडरलिज्म के बारे में बात किए, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किए। एक तो बहुत बढ़िया बात बोला उनने कि हर न्यू लॉ लाने के पहले 10 लॉ को हटाना चाहिए, और उनने बोला कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए अपने पॉलिसी मेकिंग में, और जितने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी चीज़ करने चाहिए। तो ये काफ़ी ब्रॉड ब्रश का कवरेज था कि ये क्या क्या इशुओं पर वो सोच विचार कर रहे हैं और जिस पर वो आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, अभी भारत में सबसे बड़ी ज़रूरत है एक्शन की। तो ये एजेंडा, अभी हम लोग तो आए थे यहाँ पर आशा के साथ सुनने के लिए कि क्या एजेंडा होने वाला, क्या एजेंडा होने वाला है। अब इस पर देखना है कि ये एजेंडा को कितना बढ़ावा दिया जा सकता है, मगर जो एजेंडा था वो मैं कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिव था। बिल्कुल, तो यानी कि आर्थिक विकास के लिए जो कुछ भी एजेंडा मोदी साहब ने रखा वो काफ़ी हद तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से मेल खाता है। लेकिन एसबीआई के पूर्व एमडी दिवाकर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, चूंकि आपने देश के सबसे दिग्गज बैंक को चलाया है और इस वक्त ग्रोथ की हालत खराब है, इन्फ्लेशन ऊपर है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी नीचे है, हर तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी बुरे हाल में दिख रही है। क्या आपको लगता है जिस तरह का विजन मोदी जी ने दिया है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं? और एक आम जनता की इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत जो महंगाई की है, क्या उसे काबू में करने का कहीं कोई आपको एक इशारा मोदी जी की तरफ से नजर आता है? मोदी जी के स्टेटमेंट में 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं जो कि इस चीज़ के बारे में एक होप देती हैं, एक आशा देती हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल सप्लाई साइड इंटरवेंशन से ही हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वैल्यू एडिशन जिसको वो कहते हैं, वो बढ़ाया जाए। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बढ़नी चाहिए या प्राइवेट पार्टिसिपेशन और फॉरेन कैपिटल ज़्यादा मंगाना चाहिए जिससे कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी निवेश जहाँ पे चाहिए उन सेक्टर्स में वो कर पाएँ। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मोदी जी ने कही है वो गवर्नेंस की है। देखिए, आज हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो गवर्नेंस डेफिसिट की हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, इनडिसीशन, और उन दोनों ही चीज़ों के ऊपर मोदी जी के जितने भी बयान पिछले 3-4 महीने में रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है कि डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी अपनी स्टेट में अल्टीमेटली नॉन इनकम्बेंसी को बीट करके और पॉजिटिव वो दे ही रहे हैं गुजरात को। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा होप है नेशन के लिए कि जो गवर्नेंस डेफिसिट इस वक्त है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाए, ब्यूरोक्रेसी की साइज को कट किया जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में रहे ना कि बिजनेस को रन करने में रहे। आई थिंक ये सारे इंडिकेशंस उनकी तरफ से आए हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, संजय जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं अनिल जी,
नहीं अनिल जी, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था, इन लोगों ने जो अपनी राय रखी, मैं यहाँ से जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो मुझे ये लग रहा था कि जो कॉर्पोरेट इंडिया के लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको शायद ये एक्सपेक्टेशन रही होगी कि ये थोड़े स्पेसिफिक्स बताएं कि क्या करना है, ये तो मालूम है, कैसे करेंगे ये बताएं। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर इन्होंने ये नहीं बताया कि फिस्कल डेफिसिट कैसे कम करेंगे, फ्यूल सब्सिडी कैसे कम करेंगे, इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, पीएसयू बैंकों की सरकार की मिल्कियत जो है उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो क्रोनिक कैपिटलिज्म की एक तरह से गर्भस्थली है, ऐसी बातें इन्होंने नहीं कही। तो मैंने कॉर्पोरेट लीडर से पूछा कि आपको लगता नहीं, क्योंकि आप लोग तो इनकी स्पीच को ट्रैक करते रहे हैं, सारी बातें आपको पहले से पता हैं। उनका जवाब था कि नहीं, आप फाइनेंस मिनिस्टर से इन बातों की उम्मीद कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट से उम्मीद नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि क्या करना जरूरी है, उसमें क्लैरिटी है कि नहीं, और करने का जज्बा है कि नहीं, और ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं। तो यहाँ जो जनता आई थी, और आप समझ लीजिए कि आज मुंबई के जो 80% बिजनेस लीडर्स हैं वो सब लोग यहाँ मौजूद थे, वो लोग इस स्पीच से संतुष्ट होके गए हैं। मैं समझता था कि उनको संतोष कम होगा, मुझे लगता है वो ज्यादा संतुष्ट होके गए हैं। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ हेलियस कैपिटल के समीर अरोरा भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, आप चूंकि वहीं थे और आपने पूरी स्पीच सुनी है, ये बताइए सिंपल, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, क्या इस स्पीच को सुनने के बाद बाजार को खुश होना चाहिए? बाजार तो पहले से ही खुश था, ऑन द बेसिस कि अब नई गवर्नमेंट जो आएगी उसकी मेजॉरिटी काफ़ी होगी, या एटलीस्ट मतलब वन पार्टी विल, और वन पार्टी प्लस अ फ्यू कोलिशन पार्टनर्स की गवर्नमेंट होगी। और वो पार्टी क्योंकि मिस्टर मोदी की होगी, उनका फ़ायदा ये है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, और उनका एक्सपीरियंस इट्स लाइक इन अ सीईओ, आप अगर आप ऑपरेटिंग पर्सन को सीईओ बनाए रादर देन अ फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सन और इकोनॉमिस्ट और समथिंग लाइक दैट। इसलिए क्रेडिबिलिटी की बात है, और इस समय उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, और इस स्पीच से वो रीइंफोर्स हुई होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बाजार के लिए भी साफ तौर पर बाजार के पार्टिसिपेंट का मूड यहाँ पर सुधरता हुआ दिख रहा है। लेकिन सलमान सोच साहब, एक बात साफ कही मोदी जी ने, भले ही वो इकोनॉमी के बारे में उतना न जानते हो जितना शायद मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम या फिर मोंटेक सिंह आहलूवालिया जानते हो, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ एक वर्ड पर फोकस करता हूं, और वो है ट्रस्टीशिप। और उनका ये मानना है कि सरकार को ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए, न कि मालिक की तरह। ये एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि प्रहार करने की कोशिश उन्होंने की, और साफ कहा है कि अगर जरूरत हो तो मैं ग्रंथ पढ़ने वालों लोगों को अपने पास रख सकता हूं, भले मुझे उतनी नॉलेज ना हो। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको और आपके पैनलिस्ट को ये कहना चाहता हूं, और जो आपके घर पे टीवी भी देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी साहब बातों के बड़े माहिर हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की। जीएसटी की सबसे ज्यादा ऑपोजिशन कहां पर हुई? बीजेपी स्टेट्स में हुई। अब तो वो जीएसटी को मांगते हैं, वो एफडीआई, वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, लेकिन एफडीआई रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल, जिससे वो सप्लाई चेन ठीक हो सकती है, मदद मिल सकती है, जिससे यहां की महंगाई कम हो, जिसकी इन्होंने भी बात की, सप्लाई साइड, जिससे तो उसके तो वो खिलाफ है। उन्होंने राजस्थान में उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट का रोल बैक किया, फिर ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ये तो हिपोक्रेटिकल बात हो गई, और मुझे समझ नहीं आता कि आपके पैनलिस्ट कैसे कहते हैं कि ये तो अच्छी बात करते हैं। इन्होंने ये कहते हैं इनका रिकॉर्ड देखिए, गुजरात में क्या रिकॉर्ड है बताइए। ये रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं हो सकता कि बात पे रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हमने आज किस कॉर्पोरेशन को कितना आगे बढ़ाया। नहीं, एक मिनट पहले बात खत्म करने दीजिए। रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितना ठीक होता है जब सबको आप साथ ले सकते हैं। मुझे ये बताइए, अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपके गुजरात में 12वें नंबर पर है, गुजरात 12th इन्फेंट मोर्टालिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर शुड बी वरीड अबाउट दैट कि नहीं, कि कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं ख्याल रखना कि बच्चे जिंदा रहते हैं कि नहीं। ये क्या बात हुई, ये बताइए। इज दैट डेवलपमेंट? ये क्या हमको सिखाएंगे फिर? ये डेवलपमेंट? मैं आपसे पूछता हूं, आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं पैदा हो बहुत ज्यादा देते? नहीं सलमान भाई, मुझे लगता है आपको एक पॉइंट पर बड़ा एतराज उठाना चाहिए। मोदी जी ने ये कहा और मुझे भी बड़ा एतराज है। उन्होंने कहा कि देखिए, जितने फैसले इस देश में म्युनिसिपैलिटी का एक अधिकारी कर लेता है डेली बेसिस पे, हमारे देश का मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं कर पाता। हाँ, तो मैं उसका जवाब देता हूं इनको थोड़ा सा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजंस नहीं लिए होते, अरे आप हंस तो सकते हैं, लेकिन अगर डिसीजन नहीं लिए होते, वो 14 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, मोदी साहब ने खुद कहा कि पॉवर्टी रिडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, कहा उन्होंने कि नहीं,
14 करोड़ लोग। और बाय द वे लुक एट द रेकॉर्ड बुक्स, यूपीए के टाइम में न सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन हुई है, बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पोर पीपल हैज फॉलन डाउन, नॉट जस्ट द रेशियो। दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। कोशिश करते हैं थोड़ा और नए इश्यूज को कवर करें। सलमान भाई को काफी समय दे दिया आपने। यहाँ पर जन्मेजय जी से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक मिनट जन्मेजय भाई, एक मिनट जन्मेजय जी, आप ये बताइए। मेरी आवश्यकता नहीं है तो आप एक मिनट संबित जी आपके पास आता हूँ। पात्रा साहब, देखिए वैसे तो आपको ज्यादा आज बोलने की जरूरत नहीं, जितने पैनलिस्ट है सब आपके फेवर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सब कुछ बड़ी बड़ी बातें की, विजन रखा, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन मोदी जी इतनी बड़ी गैदरिंग को पहली बार पूरे बाजार इंडस्ट्री के लोगों को जिस तरह से एड्रेस करें, 2-4 कोई ऐसे नुस्खे तो देकर जाते, एक्शनेबल पॉइंट, मुझे लगता है वो मिसिंग थे। नहीं, देखिए दीपक जी, पहली बात तो मैं सलमान सोच जी को बता दूं कि आजकल लाइटर मोड में आजकल सलमान खुर्शीद और सलमान सोच जी के शब्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बट ये लाइटर मोड में था। तो मगर बहुत महत्वपूर्ण विषय, देखिए मैं भी युवा हूं और सलमान जी भी युवा हैं, दोनों ही मानेंगे इस बात को। बात करते हैं ना। नहीं, देखिए सुनिए, लाइटर मोड में था, मुद्दे पर आते हैं। हम दोनों युवा हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक इतनी बड़ी बात कही है, वो मेरे दिल को छू के गया है, इसलिए मुझे लगता है मुझे ये शेयर करना चाहिए। जिस तरह से एक बहुत बड़े फ्यूचरिस्टिक विजन को उन्होंने रखा कि हमारे को ईश्वर ने क्या वरदान दिया है और इस वरदान को इकोनॉमी में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। साउथ में विंड एनर्जी है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो है, ईस्ट में उन्होंने कहा कि पानी की शक्ति भगवान ने दिया है, वेस्ट और नॉर्थ के साइड में सूर्य है, रेगिस्तान है, तो सोलार एनर्जी है। किस प्रकार से भविष्य में यदि इकोनॉमी को बनाए रखना है, सस्टेनेबल रखना है, तो किस प्रकार पेट्रोल और डीजल से निकलकर हमें इकोनॉमी को इन नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा ड्रिवन करना है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है भविष्य के हिंदुस्तान के लिए, और कोई भी युवा व्यक्ति जो है इसके ओर आकर्षित होना चाहिए। और बहुत आवश्यकता है कि धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एक मिशन के रूप में, नरेंद्र मोदी ने भी कहा मिशन के रूप में, इस एनर्जी हार्नेसिंग की ओर काम करने की आवश्यकता है। यह विषय मुझे बहुत छूता है, तो इसलिए मुझे लगा कि पैनल में ये शेयर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पात्रा साहब आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन समीर आपके पास आना चाहता हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। समीर, सबसे बड़ा सवाल ये कि चूंकि आप सिंगापुर में बैठते हैं, वहां से फंड्स मैनेज करते हैं, मेरा सवाल सिंपल है, क्या इस विजन को, इस एजेंडा को देखने के बाद भारतीय बाजारों में एफआईज का कॉन्फिडेंस और निवेश दोनों बढ़ेगा? और अगर एनडीए की सरकार आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो क्या फिर ऐसे में एक बड़े निवेश की उम्मीद हमें करनी चाहिए या नहीं? पहली बात यह कि उससे पहले कि उन्होंने आज क्या कहा या नहीं कहा वो तो सेकेंडरी है। पहली बात यह है कि उन्होंने एफआईआईज को मिलने की ज़रूरत समझी या उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा, नॉट ओनली एफआईआईज बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑल्सो। वो इटसेल्फ एक नई बात है और काफ़ी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट या प्राइम मिनिस्टर टू बी थिंग्स की ही शुड टारगेट दिस ऑडियंस। तो ये इटसेल्फ बहुत पॉजिटिव बात है। फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं तो इस स्पीच से पहले भी बहुत बुलिश हूँ और इस स्पीच के बाद उतना बुलिश है, उससे ज़्यादा बुलिश हो सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल इतना ज़्यादा बुलिश हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इंडियन इकॉनमी अपने आप ही इस वक्त मेंट पर है बिकॉज ऑफ द साइकिल। काफ़ी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी इन्फ्लेशन की, करंट अकाउंट डेफिसिट की और करेंसी की वीकनेस की, वो सॉर्ट ऑफ सेटल हो गई हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आता है और अभी ओपिनियन पोल दिखाते हैं कि बीजेपी की पार्टी 230-240 सीटें लेगी, जिसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट बना पाएंगी। अगर यही नंबर कांग्रेस का होता तो हम उसमें भी मोर और लेस उतने ही खुश होते, क्योंकि व्हाट वी वांट इज अ न्यू गवर्नमेंट, अ न्यू मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, समबडी न्यू जो अभी अभी जीत के आया है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें कर सके, जो पॉलिसी के इशूज अटके हुए हैं उनको तोड़ सके, उनको ब्रेक करके आगे चल सके। अभी क्या है कि द गवर्नमेंट इज टू डिफेंसिव। वो अपने इतने ज़्यादा लोगों को खुश करना चाहते हैं या किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते कि कोई भी डिसीजन जिसमें कभी हर डिसीजन में किसी का नुकसान और किसी का फ़ायदा होना मोर और लेस गारंटीड है, बट अगर आप फेयर डिसीजन ले रहे हैं और आपने सब एंगल्स को कंसिडर किया है, उसके बाद अगर आप डिसीजन लें उसमें कोई गलती नहीं है। तो उनकी एक लाइन ठीक थी, बात काफ़ी लाइन ठीक थी, बट ये लाइन भी अच्छी थी कि डिसीजन पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन डिसीजन तो करने चाहिए। और ये तो मैं बिना बेहिचकी के कह सकता हूँ कि बहुत सारी डिसीजन अभी तक नहीं ली गई हैं लास्ट 1-2 सालों में, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत नुकसान रही हैं। लेकिन सिन्हा साहब यहाँ पर
जी यहाँ मैं एक हाँ पूछिए अनिल जी आप। सिन्हा साहब, यहाँ पर सवाल ये लेना चाहता हूँ आपसे कि जब डिसीजन लेने की बात है तो क्या आपको लगता है कि चूंकि अगर सरकार एनडीए की भी बनी तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी, कुछ सहयोगी दल होंगे जिनके साथ मिलकर बनेगी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरह का एजेंडा मोदी जी ने रखा है वो पूरी तरह से लागू करने की सिचुएशन में है? और एज ए दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म क्या आपको फिर वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कॉर्पोरेट्स को और आप जिन लोगों से बातचीत करते हैं वो इस पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, पहले तो चीज़ है कि कोई भी लीडर को एक दिशा होनी चाहिए, एक दिशा दिखानी चाहिए और एक देश को उत्सुक और मोटिवेट करना चाहिए। तो माने अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, इलेक्शन के बाद देखिए क्या होता है, मगर पहले तो होना चाहिए कि हम करेंगे क्या, कहीं हम जीतें और एट अ बिग पिक्चर कि विजन क्या है। उसके बाद मामला ये उठता है कि हम कितना कर पाते हैं। और जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में दोनों चीज़ देखा जाता है कि आप क्या करने का सोच रहे थे और फिर कितना कर पाए। कहीं आप बहुत कम करने का सोच रहे थे और उसको कर भी दिए तो उतनी बड़ी बात नहीं हुई। कहीं आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और उसके बाद उस पर रिपोर्ट कार्ड में ये होगा कि आप कितना उसमें कर पाए। और अब देखिए कोई चीज़ तो वो किए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गुजरात की अच्छी रही है, मगर कोई जगह नहीं कर पाए हैं। तो अभी अब भारत के साथ क्या क्या कर पाएंगे, मगर इस बार उन्होंने जो 2-3 चीज़ बोली जो बड़े अच्छा लगा सुन करके कि फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी स्ट्रेंथेंड, कि जो अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो पहले मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री का जो दिशा से देखना देश को भी एक अच्छी बात है। दूसरा है कि लॉज को घटाना पड़ेगा बिफोर यू ब्रिंग इन न्यू लॉज। दूसरा विमेन और इश्यूज अराउंड द फ्यूचर जनरेशन, ये सब सही बात है, इनके बारे में बात करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहिए। अब इसके बाद कितना करते हैं उस पर उनका रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट होगा। अभी तो खाली रिपोर्ट कार्ड सेट हुआ है, इसके बाद जो देखना होगा कि उसमें कितना उसको नंबर मिलता है उनको। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि इस विजन को वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेन चौकसी भी हैं। देवेन भाई, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से इस बात को कहते हैं कि बाजार साफ तौर पर चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, एनडीए की सरकार बने, जो कुछ इकोनॉमिक विजन और एजेंडा नरेंद्र मोदी ने आज रखा है, क्या आपको लगता है कि बाजार जो कुछ सुनना, समझना और देखना चाहता है वो इस एजेंडा में है? या अनिल जी, आई थिंक जो हिसाब से आई थिंक उन्होंने एक 2-3 थॉट प्रोसेस रखे हैं वो आई थिंक उसके हिसाब से काफ़ी कन्विंसिंग थॉट प्रोसेस मालूम पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने जो बात बताई, काफ़ी इंस्पायरिंग थॉट बताया उन्होंने कि इंडिया शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन रिक्वायरमेंट। सेकंड थिंग उन्होंने जो बताया कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आई थिंक सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर जानी चाहिए, यानी कि जो एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी लानी है, 1/3 ग्रोथ लाना है ईच ऑफ द 3 सेक्टर्स के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना है कि जिसके हिसाब से आपकी महंगाई घटे। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने भार दिया है उसके हिसाब से बाजार को एक काफ़ी अच्छी एक उम्मीद बनती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आई थिंक बढ़ते रहेगा। तो उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी एक आई थिंक जल्दी से बदलाव आ सकता है। और जो जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े अभी जो 4.5% के आसपास है, वो मेरे ख्याल से आगे के समय के अंदर वापिस इंडिया कुड कम बैक टू 7.5 to 8% रेट ऑफ ग्रोथ इफ सम ऑफ दिस एजेंडा आइटम्स दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मार्केट चाहता है कि उनको खाली पॉलिसी नहीं बनानी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, और उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी हद तक भार दिया है कि हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जानते हैं और पॉलिसी बनाने के अंदर कम ध्यान देना चाहते हैं। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इट इज़ साउंडिंग वेरी कन्विंसिंग। एट द सेम टाइम आई थिंक एक जो पॉइंट जो बताया, जो ट्रस्टीशिप के ऊपर जो बात की, और उसके साथ में एक जुड़ा हुआ पॉइंट उन्होंने ये भी बताया है कि इकोनॉमी के अंदर लॉ कम होने चाहिए, लॉलेसनेस को रिमूव करनी चाहिए। तो आई थिंक ये जो चीज़ों के ऊपर भार दिया है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट काफ़ी हद तक आई थिंक प्रोत्साहित होएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आज की तारीख में जो एक्टिविटी कम हुई है इंडस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से मार्केट नाराज है। एंड एनीबडी हु कम्स अप विद दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन टू इम्प्लीमेंट ग्रोथ प्रोग्राम्स, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मार्केट वुड गिव देम थम्स अप एंड आई थिंक दे वुड चीयर अप। राइट, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर साफ तौर पर मोदी के एजेंडा और विजन से सहमत होते हुए दिख रहे हैं। इसमें लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
इंडिया इकोनॉमिक कन्वेंशन पर आज प्रधानमंत्री पद के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपना आर्थिक एजेंडा पेश किया। इस आर्थिक एजेंडा पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स के पास पहुंचूं, संजय जी एक राय आपसे लेना चाहता हूं। जो एक इंटरेस्टिंग बात एजुकेशन पर फोकस करते हुए उन्होंने कही, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें अच्छे टीचर्स बनाने की जरूरत है, दूसरी तरफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में लाने और एजुकेशन में एफडीआई खोलने पर भी कहीं कहीं वो साफ तौर पर खुले मन से बात करते हुए दिख रहे हैं। कैसे समझते हैं आप इस एजेंडा को उनके? नहीं, वही बात है कि जो लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं कि कैसे करेंगे ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बिटवीन द लाइन कुछ ब्रॉड पॉइंटर छोड़े हैं। और जो आपने दोनों का जिक्र किया वही इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोग सीईओज तो बना लेते हैं, लेकिन टीचर्स क्यों नहीं बनाते, जो कि बहुत बड़ी जमात को और ह्यूमन रिसोर्स को जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है उसको बहुत स्किल वाला बना सके। तो हम लोग दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। साथ ही वो कहते हैं, क्योंकि एफडीआई के मसले में बीजेपी के पोजीशन को लेकर बड़ी एम्बिग्विटी है, मल्टी ब्रांड रिटेल में तो विरोध है, लेकिन बाकी जगह ये कहते हैं कि हमको स्वागत करेंगे हम उसका। तो वो साफ बता रहे हैं कि फॉरेन में एजुकेशन में एफडीआई को लेकर के उनको कोई परहेज नहीं है। यानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हों या एफडीआई से पैसा आ रहा हो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, ये एक संकेत वो दे रहे हैं कि उनका लिबरल इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस कहाँ तक जा सकता है। एक तरफ वो ये भी बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर, सभी जगह इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ध्यान रखिए कि मोदी जी की छवि है कि ये कॉरपोरेट फ्रेंडली पॉलिटिशियन है। ऐसे में जो अभी समीर ने कहा वो इंपॉर्टेंट बात थी कि इन्वेस्टर कम्युनिटी से बात करना चुनाव के ठीक पहले, यही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। साथ में उनका ये कहना कि जिनको फिक्र होगी कि इन्वेस्टमेंट कहने से डर लगता है, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जितने कानूनी हर्डल दूर करने हैं, माहौल को ठीक करना है, इनेबलर बनना है, गवर्नेंस डेफिसिट को दूर करना है, ये सब काम करेंगे। तो बेसिकली परेशानी क्या है कि कोयला कहीं बिजली घर कहीं। तो वो ये उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि मैं फैसले लूंगा, इकोनॉमिक लॉजिक के आधार पर फैसले लूंगा और इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाऊंगा। और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जन भागीदारी के साथ मास मूवमेंट के तौर पर ग्रोथ को बढ़ाने की नई बात करूंगा। तो इससे वो एक पॉइंटर छोड़ रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर देख सकता है कि किन किन सेक्टर में एक्टिविटी होगी। जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जमात मान चुकी है कि अगर एनडीए की सरकार आती है और मोदी के नेतृत्व में सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक्टिविटी होने वाली है और बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन करके आने वाले हैं। तो मेंटली एक प्रिपरेशन इनका हो रहा है। क्या नंबर थ्रो करेंगे, कैसी सरकार बनेगी, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक वैलिडेशन चाहिए होता है, एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। और आज की मीटिंग का मकसद यही था कि ये वो कंफर्मेशन देने की कोशिश करें, एश्योरेंस देने की कोशिश करें। और ये जो कम्युनिटी यहाँ आई थी, शायद वो ये लेकर के गई है यहाँ से। राइट। सलमान सोद साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को जो पसंद आ रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आकर खुलकर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। और बाजार के और इंडस्ट्री के कई दिग्गजों को तो ये बात ही पसंद आ रही है। भले ही 10 साल से आपकी सरकार है, क्या आपको नहीं लगता आपकी लीडरशिप को भी इस तरह से एक बार आगे आकर अपनी इकोनॉमिक एजेंडा को फिर से लोगों के सामने साफ तौर पर क्लियर कट रखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है और हमको तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मशवरा देता सीएनबीसी को कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर पैनलिस्ट हैं 5-6, जिनमें मुझे पता नहीं कितने, मैं देख नहीं पा रहा, एक तरफा व्यू है। दूसरी तरफ से एक इंसान है, वो दूसरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता है। अगर आप सबको सेम टाइम देंगे तो बेसिकली यू आर नॉट बीइंग बैलेंस्ड। तो मेरा मशवरा है, अगर आप थोड़ा पैनलिस्ट को कम रखें ताकि जो मुझ जैसे लोग हों, मुझे पता है कि ये बिजनेस कम्युनिटी है, मुझे पता है कि मोदी जी की बिजनेस कम्युनिटी में काफी बहुत उनको प्रो बिजनेस कहते हैं। तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड डिस्कशन। देयर इज नो टाइम फॉर मी टू कैन पुट फॉरवर्ड माय पर्सपेक्टिव। तो अगर आप सब मुझे उतना ही टाइम देंगे जितना बाकी को, तो मेरे ख्याल में साहब एक बात कहूंगा इस पर, आपको एक बात कहना चाहता हूं मोदी साहब, एक बात आपको कहना चाहता हूं इस पर कि एक ऐसा ही एजेंडा मीटिंग राहुल गांधी भी रखे, राहुल गांधी भी इसी तरह से लोगों को बुलाए, उसके बाद इतना ही बड़ा डिस्कशन, इतना ही बड़ा आयोजन हम आपके साथ और बाकी इसी तरह के पैनलिस्ट के साथ रखेंगे। ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, अगर आप राहुल गांधी की तरफ से भी इसी तरह की एक मीटिंग बुलाएं। तो आप बाद में मैंने आपको अपना नहीं, मैंने आपको अपना मशवरा दिया, वो आप बाद में खुद सोचिए। लेकिन आप एक दो बातें, मोदी साहब तो बात बहुत करते,
अरे नहीं सम्यक जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज लेट मी स्पीक, मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मुझे बात करनी जी सोच साहब बोलिए। जो आज मोदी साहब ने कहा, मैं पहला चीफ मिनिस्टर हूं जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, और क्या देवी गौड़ा को भूल गए? उनके तो मुझे पूरा पता है कि इनकी या तो रिसर्च टीम इनकी अच्छी नहीं है, या तो इनको गलत बोलने की आदत है। देवी गौड़ा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अभी, और आई थिंक ही माइट बी द ओनली वन, क्योंकि मुझे नहीं लगता मोदी साहब को आगे हम बनने देंगे। तो ये एक है। दूसरी बात, ये बोलने में तो कोई भी माहिर, कोई भी मैं बोलने में मैं तो ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। इन ये ही वांट्स एफडीआई इन एजुकेशन, क्योंकि इनको एजुकेशन की याद आ रही है। तो लिटरेसी में गुजरात 13वें नंबर पे क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। आप पूछिए ना, व्हाई डोंट यू आस्क हिम दीज क्वेश्चंस? अगर वो बहुत बोलते हैं मैं तो एफडीआई को लाता हूं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं इन इंडिया, फाइन, लेकिन कोई सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, कोई ऑडियंस में सवाल उठाए। मोदी साहब आप, ठीक है ये अच्छी बात है, ये बताइए कि लिटरेसी में गुजरात इतने पीछे क्यों रह गया? व्हाट्स द रीजन? आप भी तो 148 महीने के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। इज इट एन अनरीजनेबल क्वेश्चन? इट इज नॉट एन अनरीजनेबल क्वेश्चन। अगर वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मानने के लिए तैयार है कि 2004 से 2012 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 8.5% की थी हिंदुस्तान में, दैट हैज बीन द हाईएस्ट एवर, 8.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वो मानने के लिए तैयार है कि उस 2011-2012 की ग्रोथ रेट जो गुजरात की थी, गुजरात स्टेट की, जो छोटी सी जगह है हिंदुस्तान के मुकाबले में, वहां पर वो 22वें नंबर पर है। बिल्कुल कोई सवाल तो पूछना चाहिए। यही सवाल, आप लोगों को भी तो सवाल पूछना चाहिए। आपका यही सवाल मैं भाई इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पात्रा साहब के सामने रखता हूं। आपका यही सवाल पात्रा साहब के सामने रखता हूं। एक सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बोलना भी तो चाहिए। देखिए मुझे भी तो यूपीए की बात बोलनी है। आप मुझे 2 मिनट, वहां पर अगर 10-15 मिनट के बाद मुझे एक मौका मिलता है, मुझे थोड़ा एक और बोलने दीजिए। पावर सेक्टर में ये कहते हैं हम रिन्यूएबल में क्यों नहीं है भाई, हमको सोलर करना चाहिए। 500 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी वाले आने वाले हैं। न्यूक्लियर प्लांट एक तैयार होने वाला है जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। स्किल डेवलपमेंट हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, रिन्यूएबल्स हो, कुछ भी हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, अब जो बात लेंगे यूपीए का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एनडीए कैन नेवर एवर एवर, देखिए सलमान सोच साहब, चलिए बातें करने की है, काम करने आपकी बात मान ली। करता है, ये बातें करते हैं। आपने इतने काम बताए, अच्छी बात है आपने किए, लेकिन दिक्कत की बात यह कि अगर आपने ये सारे काम किए लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और लोग इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सलमान सोच साहब ने उठाया, पात्रा साहब आपसे इस पर राय लेना चाहता हूं। बात करना इजी है जो सलमान सोच साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या मोदी इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है। पात्रा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी सलमान सोच जी ने अंग्रेजी में कहा नेवर एवर एवर से दिस, की इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और मैं कहूंगा सलमान सोच जी से कि नेवर एवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ पब्लिक इन डेमोक्रेसी। जनता की ये आवाज है, जनता नरेंद्र मोदी को 3-3 बार चुन के लाती है, और आज जनता ही उन्हें सुन रही है। जितने भी सलमान आराम से, कूल डाउन सलमान, कूल डाउन। I know there is a great deal of desperation in the Congress House, but cool down. सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 2014 में इकोनॉमी पटरी में आ जाएगी। नहीं, कूल डाउन की बात है। आप गलत बात करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। देखिए, इसमें रेटोरिकल नहीं हो, ये एकेडमिक हो, ये प्लीज। मैं एक एकेडमिक विषय यहाँ रखना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। दीपक, आज देखिए अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल रियलिस्टिक। आप प्लीज सलमान, आई रिस्पेक्ट यू, मगर थोड़ा डिस्परेशन कम करके आप एकेडमिक होइए। सीएनबीसी इज एन एकेडमिक चैनल, लेट अस नॉट बी रेटोरिकल ओवर हियर। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां है, आज बहुत सारे पैनलिस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर के विषय में आज बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। मैं यहां एक पॉइंट ऐड कर दूं, नरेंद्र मोदी जी ने शायद आज वो नहीं कहा है, मगर वो हमेशा पीछे कहते रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि जो हमारे 29 स्टेट्स हैं आज के डेट पे, उनका कोलैटरल एक कहीं ना कहीं दूसरा फॉरेन कंट्री भी बने, उनकी टाई अप एक दूसरे फॉरेन कंट्री से भी हो, जो म्यूचुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे को बढ़ाते हुए काम करे। ये एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी का। आज तक हमेशा प्रधानमंत्री अपने सेंट्रल टीम के साथ पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता करता था, मगर कहीं भी भागीदारी सीएम की नहीं होती थी। मगर अगर इस प्रकार के एक मॉडल को जन्म दिया जाए, जिस मॉडल में पीएम सीएम के साथ मिलकर स्टेट को डेवलप करना चाहता है,
और जो उनकी नीति है कि सीएम दूसरे कंट्री के प्रीमियर्स के साथ मिल सके और अपने स्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट ला सके, मुझे लगता है ये एक बहुत अनूठा मॉडल होगा और ये मॉडल आज तक हिंदुस्तान में कभी भी देखा नहीं बराबर है, आपकी बात ठीक है, लेकिन दिक्कत यही है जो सलमान सोल साहब लगातार कहने की बात की है, लेकिन इस मॉडल को कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच दिवाकर गुप्ता साहब, आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई में अगले 5 सालों में इस इकोनॉमिक एजेंडा और इस विजन को अगर मोदी आते हैं सत्ता में तो उन्हें इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल होगा? देखिए, चुनाव सर पे हैं, इसलिए कोई भी इस प्रकार की अगर चर्चा हो तो उसका एक राजनीतिक रंग बन सकता है, लेकिन चर्चा को मूल आधार पे, आर्थिक मूल पे रखते हुए अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा जन्मेजय सिन्हा साहब ने कहा, एक स्कोर कार्ड मोदी जी ने बना दिया है अपने एड्रेस से आज, और जो वो कहते रहे हैं उससे। क्या ये स्कोर कार्ड कॉन्फिडेंस देता है? मेरा मानना है कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज हैं और इसके अंदर डी बॉटलनेकिंग के या कैपेसिटी क्रिएशन के इश्यूज हैं। जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो हैं लेबर रिफॉर्म पे, एफडीआई इन रिटेल पे, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ पीएसयूज। इनफैक्ट उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर एजेंडा मोदी जी का या बीजेपी का ये हो कि पब्लिक सेक्टर्स का रोल इन एक्चुअल एग्जीक्यूशन कम होगा और एफिशिएंट गवर्नेंस के लिहाज से प्राइवेटाइजेशन उनका ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो स्कोर कार्ड बहुत बढ़िया है। क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नेचुरली ये समय बताएगा, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट करने की क्षमता मोदी जी में है? मेरे ख्याल से, मेरा मानना ये है और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि वो क्षमता उनमें है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट टीम लें और कहें कि क्या अगले सीरीज में विराट कोहली 2 सेंचुरीज बना पाएंगे, मैं कहूँगा यस बना पाएंगे। वो आप कहें ईशांत शर्मा बना पाएंगे, मैं कहूँगा नहीं बना पाएंगे। है और इच्छा शक्ति भी है। आप इच्छा शक्ति की भी बात करेंगे आप? नहीं, इच्छा शक्ति तो मोदी जी ने मेरे ख्याल से दिखाई है। एक तो स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो नेचुरली वो एक्सट्रीम रिएक्शंस भी लोगों से एलिसिट करता है और कुछ अनप्लेजेंट काम भी करता है, कुछ गलतियां भी करता है, लेकिन डिलीवरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो सकती है। उस एक मुद्दे पे मेरे ख्याल से मोदी जी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं। राइट। देवेंद्र भाई, आपसे राय इस बात पर लेना चाहता हूं, जो सलमान सोच कह रहे थे वो काफ़ी कुछ चीज़ें गिना भी रहे थे कि यूपी की सरकार में क्या क्या काम हुए, किस तरह के डेवलपमेंट हुए। हम भी जानते हैं 10 सालों में डेवलपमेंट हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, यूपीए ने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आप बाजार, फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब खुश नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि जो कुछ यूपीए की कैपेसिटी थी डिलीवर करने की, उसके मुकाबले में काफी कम किया है, ये एक बड़ी दिक्कत है? अनिल जी, आई थिंक बहुत शांति से सोचे तो आई थिंक 2 जगह पे यूपीए की ये नीति गलत हुई है। आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने जो हिसाब से पब्लिक के लिए जो पैसे बांटने का काम किया है, उसके अंदर वो लोग एक चीज़ भूल गए कि पैसे जब भी बांटे जाते हैं तब जब भी आपके पास ग्रोथ हो। जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी कारण से ग्रोथ नहीं है और आप पैसे बांटना शुरू करें तो आई थिंक इट हैज़ गॉट एन एडवर्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड आई थिंक इसके हिसाब से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ डीएल हो सकता है। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो सिचुएशन हुई है उसके लिए काफ़ी हद तक आई थिंक गलत टाइमिंग का एक आई थिंक इश्यू हुआ है एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक पीपल आर नॉट हैप्पी। एट द सेम टाइम आई थिंक इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ बनना चाहिए था, वो ग्रोथ को संभावित था, वो ग्रोथ को अटका दिया गया है फॉर वॉट एवर रीजन्स, फॉर वॉट एवर इश्यूज। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक प्रॉबेबली आई थिंक दे लैक द गवर्नेंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई think they have probably derailed the economy, and that's where investors, entrepreneurs, I think the people in general, they are not happy because India के अंदर aspirations ज़्यादा है और वो aspirations आप नहीं उम्मीद के हिसाब से complete कर पाओगे तो definitely I think people will come down on the street and that's what I think it has happened. Along with that, the corruption issues have definitely affected I think the mindsets of the people. So all of this put together has certainly I think put off the entire market and I think the people are ready and they want to see the change for the growth. पात्रा साहब, यहाँ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, एक बड़ा एजेंडा जो है अलायंस वाली पॉलिटिक्स में वो ये कि आप एजेंडा रख दें लेकिन उसे लागू करवाना 2 तरीके से मुश्किल है। पहला तो ये कि आपकी सहयोगी पार्टियां मानेगी या नहीं, दूसरा ये कि विद इन योर पार्टी उसमें भी बड़ी दिक्कतें होती है। कहीं न कहीं यूपीए 2 की सरकार में ये दिक्कतें दिखी है कि वो अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर अपने आर्थिक एजेंडा को इम्प्लीमेंट कुछ हद तक नहीं करवा पाए, कुछ हद तक उनके डिसीजन मेकिंग में कमी रही है। ऐसे में मोदी जी भी ठीक है, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है, लेकिन सारे सहयोगी दल जो वो कहेंगे
वो मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसे में मोदी जी किस तरह से लागू करवाएंगे अपना एजेंडा? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि 272 प्लस सीट तो हमारी आएगी, इसलिए मुझे इस प्रकार का एक क्वेश्चन स्पेकुलेटिव लगता है। मगर आपने एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका उत्तर बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि फिक्की का ऑडिटोरियम था और अटल बिहारी वाजपेयी इसी प्रकार देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को जब संबोधित कर रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया था कि उनका विजन क्या है, तो उन्होंने कहा था वो एक रोड का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान को ऊपर से नीचे तक जोड़ता हुआ ये बनाना चाहते हैं और लगभग 54,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो मुझे याद है उस समय किस प्रकार लोगों में अविश्वास पैदा हुआ था कि ये संभव नहीं हो पाएगा। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के विषय में वाजपेयी जी बता रहे हैं शायद बन नहीं पाएगा। मगर बाद में यशवंत सिन्हा के इंटरव्यू में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि किस प्रकार इससे निकलकर वाजपेयी जी ने वाकई इसको इंप्लीमेंट किया। और पैसा कहां से आया? पहले जो इनिशियल स्टैंड हुआ वो 1 रुपया हमने सेस बढ़ाया था पेट्रोल और डीजल पे, उससे इनिशियल फंड आया और ये संभव हुआ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभव हुआ। ठीक उसी प्रकार आज नरेंद्र, और वो भी कोalition सरकार थी, 23-24 पार्टियों को मिलाकर वाजपेयी जी ने इंडिया में पहली बार ऐतिहासिक सरकार चलाया था। और ठीक आज उसी प्रकार मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जब बुलेट ट्रेन के एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं या ऑप्टिकल ट्रैक से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, तो ये बहुत अलग तरीके का एक अलग मिशन और विजन लगता है। कई बार बहुत लोगों को विश्वास भी शायद नहीं हो रहा हो, मगर ये हो पाएगा, इसीलिए इसे विजन कहते हैं। वरना तो जिस प्रकार से यूपीए सरकार चली थी वो विजनलेस थी, क्योंकि जो रूटीन काम था वही हो रहा था और कहीं ना कहीं उसमें भी पैरालिसिस था। तो मुझे लगता है जो स्टेट्समैन होते हैं, विजनरी होते हैं, वही डायरेक्शन देते हैं, वही ट्रस्टीशिप देते हैं। और तभी आज नरेंद्र मोदी भी बार बार गांधी जी का नाम ले रहे थे, क्योंकि गांधी वॉज अ स्टेट्समैन। उनमें जो एक अलग विजन थी वो ट्रस्टीशिप दे सकते थे, दे दिया उन्होंने। स्वाभाविक रूप से यूपीए की जो सरकार रही है वहीं कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप नहीं मिला और इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट रहा। नरेंद्र मोदी में वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें ट्रस्टीशिप रहेगी और एक विजनरी के रूप में वो ये सब पूरा करेंगे। तो देखना है कि इस विजन पर किस तरह से आगे इंप्लीमेंटेशन हो पाता है इलेक्शन के बाद, अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार बने। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के इकोनॉमिक एजेंडा और विजन पर नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इंडिया इकोनॉमिक कन्वेंशन में अपना भाषण रखा, अपना विजन रखा और उस पर हम ये खास चर्चा, खास डिस्कशन कर रहे हैं। दिवाकर गुप्ता साहब, आपसे जानना ये चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। एसेट क्वालिटी लगातार खराब होती दिख रही है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊंचे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर है। ऐसे में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि ग्रोथ सुधरे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो नुस्खे बता रहे हैं या जो विजन दे रहे हैं उससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, जैसा मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था, पीएसयूज की फंक्शनिंग के बारे में मोदी जी ने कहा है कि प्रोफेशनलाइजेशन और होना चाहिए। अब वो जरा ज़्यादा जेनेरिक है। आई वुड रियली लाइक कि इसके बारे में उनका एजेंडा ज़्यादा इस बात का हो कि प्रोफेशनलाइज कैसे करेंगे। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने के लिए आपको सर्टनली प्राइवेट टैलेंट अट्रैक्ट करना होगा या पब्लिक सेक्टर में डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करना होगा। आज के तंत्र में पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय डिसीजन जल्दी नहीं लेता, क्योंकि इनडिसीजन या नेगेटिव डिसीजन में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो दो चीज़ें सोचनी होंगी, पर्टिकुलरली ऑन बैंकिंग। आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर 70% पूरी बैंकिंग उनके हाथ में है। पब्लिक सेक्टर में डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अगर लगातार कैपिटल देती जाएगी तो प्रोफेशनलिज्म में कमी रहेगी। देवेंद्र भाई, जाने से पहले एक सीधा सिंपल सवाल जो कि एक मार्केट पार्टिसिपेंट के नाते हमारे दिमाग में आता है। कल इस स्पीच को सुनने के बाद बाकी सब ग्लोबल मार्केट्स वाले को छोड़ दीजिए या जो कोई और दूसरे ट्रिगर्स उसे भूल जाइए, सिर्फ इस स्पीच से मार्केट का सेंटीमेंट कितना सुधरना चाहिए और कितना ऊपर खुलना चाहिए? अनिल जी, अगले 2 महीने में जब तक इलेक्शन के नतीजे बाहर नहीं आते हैं तब तक मैं समझता हूं कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप होनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज मार्केट जरूरी एक बात एक्सपेक्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप और लीडरशिप के अंदर जब भी ग्रोथ प्रोग्राम चालू होंगे तभी डेफिनेटली आई थिंक रिजल्ट्स लैग इफेक्ट के साथ में आएंगे, बट एट द सेम टाइम इट वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी एंड दैट इज वेयर आई थिंक पोजीशन बिल्डिंग विल स्टार्ट। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक मार्केट काफ़ी हद तक
आगे के समय के अंदर अगले 2 महीने के अंदर अच्छे रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर को ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। मैं नहीं मानता हूँ कि निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव इमीडिएटली आ सकता है, परंतु इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मार्केट अपनी पोजीशन बनाएगा। सो आई थिंक रीजनेबली कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस इन द मार्केट ओवर नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो एक बात तो साफ है कि इंडिया इकोनॉमिक कन्वेंशन में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने जो अपना इकोनॉमिक विजन और आर्थिक एजेंडा रखा, उसको लेकर ज़्यादातर एक्सपर्ट खुश है, संतुष्ट है और ये समझ रहे हैं कि उनमें जो विजन है वो कारगर है, बशर्ते कि वो इस विजन को इम्प्लीमेंट कर पाए और इसे इम्प्लीमेंट करने की उनमें इच्छा शक्ति भी है, डिसीजन लेने की ताकत भी है। लेकिन देखना है कि क्या वाकई में ये सब कुछ आगे हो पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। देवेन भाई, दिवाकर गुप्ता साहब और साथ ही संबित पात्रा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास शो में मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।